कितने प्रकार के साझा होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन साझा? तो अभी जो समझाए हैं उसी बात पर आपको फिर से बताते हैं कि साझा 2 प्रकार से कैसे होता है। एक को हम बोलते हैं साधारण साझा और एक को बोलते हैं मिश्र साझा। साझेदार 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक होता है एक्टिव पैसिव, है ना, सक्रिय साझेदार, और एक होता है निष्क्रिय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, पार्टनरशिप का, साझेदारी का। आज मैं आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से आप साझेदारी का सवाल को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और साझेदारी होता क्या है, साझेदारी क्यों किया जाता है, इस सारे सवालों को जवाब आपको देंगे। आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक अच्छी तरह सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर सबसे पहली बात जो समझना आप लोगों को वो ये समझना कि साझेदारी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि साझेदारी की आवश्यकता पड़ती क्यों है, साझेदारी क्यों लोग करते हैं। साझेदारी क्यों किया जाता है? कोई व्यापार करना है, या फिर कोई बिजनेस करना है, या फिर कोई शॉप खोलना है, या फिर कोई विद्यालय चलाना है। मतलब ऐसा काम करना है जिसमें एक आदमी वो काम को नहीं कर सकता है। जब एक आदमी उस काम को नहीं कर सकता है तब वहाँ पर क्या किया जाता है कि 2, 4, 10 आदमी आपस में मिलकर उस व्यापार को, उस बिजनेस को, उस दुकान को चलाता है। अब कहने का मतलब है, इतना तो आप लोग समझते होंगे कि जब भी 2, 4 आदमी मिलकर कोई काम करेगा, कोई बिजनेस करेगा, तो सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पैसा उसमें मिलाना पड़ेगा। तो वो सभी लोग मिलकर जो काम करना शुरू करते हैं, 10, 5 जितने भी लोग मिलकर आपस में काम करते हैं, तो जो वह काम कर रहा है उस काम में सभी लोग साझेदार हैं और सभी की उसमें साझेदारी है, पार्टनरशिप है। यानी कहा जाता है कि वो बिजनेस जो शुरू किया गया है वो कैसा बिजनेस है, तो पार्टनरशिप पर वह बिजनेस चल रहा है। अब पार्टनरशिप पर बिजनेस चलने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहली बात आप इतना जानते होंगे कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस है, इसमें 4 लोग शामिल हो गए हैं और उस बिजनेस को करने के लिए अगर मान लीजिए 4 लाख रुपये लग रहा है, 4 लाख रुपये अगर लग रहा है तो हो सकता है कि उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि चारों व्यक्ति बराबर बराबर पैसा दे। पर व्यक्ति अगर 1 लाख रुपये जमा करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई अधिक और कोई कम भी दे सकता है। दूसरी बात यह भी होता है पार्टनरशिप में कि कौन व्यक्ति कितना समय के लिए पैसा दे रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए चारों व्यक्ति अगर एक वर्ष के अंत में प्रॉफिट देखना चाहते हैं, या फिर उस बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है, या फिर कितना इनकम हो रहा है 1 साल के बाद, उस आधार पर अगर चारों व्यक्ति क्या करता है, अपनी पूंजी के आधार पर उस चीज़ को लेता है, लाभ को लेता है या फिर इनकम को लेता है, तो यहाँ पर कम से कम ये व्यक्ति क्या करेंगे, अपना पैसा 1 वर्ष तक रखेंगे। बीच में मान लीजिए कोई 5वां व्यक्ति भी शामिल हो जाता है 2-4 माह के बाद, तो वो उतना समय के लिए पैसा लेंगे। यानी साझेदार में आपको सबसे पहली बात जो देखना है वो ये देखना है कि कौन व्यक्ति कितना समय के लिए पैसा रखता है और कितना पैसा रखता है, उसी के अनुपात में आपको बांटना है। जैसे 4 व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपया करके 12 माह तक रखा, तो आपको समय गुना पूंजी करना है और फिर चारों का अनुपात निकालना है। फिर पता करना है कि वो चारों व्यक्ति को किस अनुपात में लाभ बटेगा, या फिर वर्ष के अंत में जो इनकम होता है वो किस अनुपात में बटेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, और कि ये जो साझेदार कर रहा है इसमें क्या आपने देखा, या तो हो सकता है कि चारों व्यक्ति जो है अपना पैसा समान समय के लिए लगाए और समान पैसा लगाए। मतलब ये 4 लाख रुपया अगर लगाना है तो प्रत्येक व्यक्ति 1 लाख रुपया लगाता है और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना पैसा 1 साल तक के लिए लगाता है। यानी समान समय के लिए समान रुपया लगाता है। या फिर असमान रुपया भी हो सकता है, मान लीजिए कोई 50,000 लगा रहा है, कोई 2 लाख लगा रहा है, कोई 1.5 लाख रुपया लगा रहा है। इस तरह से भी करके 4 लाख रुपया पूरा कर देगा, लेकिन समय क्या रहेगा, समान रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन 4 व्यक्तियों भिन्न भिन्न पैसा लगाए और भिन्न भिन्न समय के लिए लगाए। कोई 50,000 लगा रहा है 4 माह के लिए, कोई 1 लाख लगा रहा है पूरे 1 साल के लिए, कोई 1.5 लाख लगा रहा है पूरे 1 साल के लिए, कोई 8 माह के लिए, यानी भिन्न भिन्न समय के लिए लगा रहा है। यहाँ से हमें एक बात का पता चलता है कि साझा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के साझा होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन साझा?
तो अभी जो समझाए हैं उसी बात पर आपको फिर से बताते हैं कि साझा दो प्रकार से कैसे होता है। एक को हम बोलते हैं साधारण साझा और एक को बोलते हैं मिश्र साझा। साधारण साझा और मिश्र साझा में फर्क क्या है? इस प्रकार के साझा में क्या होता है? जो मिश्र है और साधारण है। साधारण साझा का मतलब है कि इसमें जो व्यक्ति पूंजी लगा रहे हैं, जो पार्टनरशिप कर रहा है, वो पूंजी बराबर हो सकता है सभी व्यक्तियों का या फिर बराबर नहीं हो सकता है। ये क्या है? साधारण साझा का मतलब है कि साधारण साझा में जो पूंजी लोग लगा रहे हैं वो पूंजी जो है वो समान या असमान, यानी कि 4 व्यक्ति मिलकर या 5 व्यक्ति मिलकर अगर कोई पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं तो 5 व्यक्ति बराबर पैसा मिला सकते हैं या फिर बराबर नहीं भी मिला सकता है। लेकिन समय क्या होगा? समय सबका समान रहेगा। समय क्या रहेगा? सबका समान रहेगा। इस प्रकार की जो साझा होगी तो उस साझा को हम लोग नाम क्या देंगे? साधारण साझा के नाम से जानते हैं। फिर से बार आपको बताता समझिएगा। साधारण साझा का मतलब क्या है कि उसमें जो व्यक्ति साझा कर रहे हैं वो अपना पूंजी समान या असमान लगा सकते हैं। असमान या असमान कहने का मतलब कि मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक ने 50,000 लगाया तो दूसरा ने भी 50,000 लगाया, मतलब दोनों ने समान पूंजी लगाया। 1 साल के अंत में प्रॉफिट चाहिए तो दोनों ही पैसा को 1 साल तक रखेगा, यानी समय जो है समान रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 2 व्यक्ति ने 1 लाख पूंजी का लगा रहा है तो कोई 40,000 लगाया, कोई 60,000 लगाया, यानी पूंजी असमान है लेकिन समय क्या रहेगा? समान। 1 साल के अंत में अगर लाभ चाहिए तो 1 साल तक पैसा रखेगा। मिश्र साझा का मतलब क्या है? इसमें दोनों ही असमान होता है, पूंजी भी समान असमान हो सकता है, पूंजी जो है वो समान या असमान हो सकता है, और समय भी जो है वो क्या हो जाएगा? समान हो सकता है या फिर असमान हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति ही मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है, एक व्यक्ति ने दोनों मिलकर 1 लाख रुपये पूंजी डाल सकता है, तो वहाँ पर मान लीजिए साल के अंत में अगर प्रॉफिट या देखा जाता है या फिर इनकम देखा जाता है तो एक व्यक्ति ने अपना पैसा जो है 4 माह के लिए रखा, दूसरे ने पूरे 1 साल के लिए रखा। एक व्यक्ति हो सकता है 30,000 रुपये रखा, किसी ने 70,000 रुपया रखा, यानी पूंजी भी असमान और समय भी असमान रहता है। उसको हम लोग मिश्र साझा कहते हैं। और जब हम इनकम या फिर लाभ को वर्ष के अंत में बांटते हैं तो हम कैसे अनुपात निकालते हैं? जितना व्यक्ति रहता है और कितना समय तक पूंजी रखा उसका अनुपात निकालते हैं। यानी क्या करेंगे? हम समय गुना पूंजी करेंगे। तो समय गुना पूंजी करेंगे, जितना व्यक्ति करेगा सबका समय गुना पूंजी करेंगे, फिर अनुपात समय गुना पूंजी। इस प्रकार से 2-3 व्यक्ति रहेगा, फिर उसका रेशियो निकालेंगे। जो अनुपात मेरा निकल कर आएगा उसी अनुपात में क्या होगा? वर्ष के अंत में जो पूरा इनकम होता है वो, या फिर वर्ष के अंत में जो लाभ होता है उस सभी व्यक्तियों को, यानी जो साझेदार है उन सभी को उस अनुपात में क्या होगा? लाभ मिलेगा या फिर वर्ष के अंत में होने वाले इनकम मिलेंगे। अब जब साझा 2 प्रकार के होते हैं, साझा करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं, है ना। साझा करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। तो साझेदार भी 2 प्रकार के होते हैं, इस बात को भी समझिएगा। साझेदार 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? एक होता है एक्टिव पैसिव, है ना, सक्रिय साझेदार, और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय साझेदार कहने का मतलब होता है कि पूंजी के साथ साथ पूंजी तो लगाता है और साथ में क्या करता है? कार्य भी करता है। यानी जिस भी बिजनेस में, जिस व्यापार में वह पूंजी लगा रहा है उसको देख रेख भी करता है, उसमें काम भी करता है। यानी वो सिर्फ पूंजी नहीं लगाता बल्कि पूंजी के अलावा वह उस कंपनी में, उस बिजनेस में, उस व्यापार में कार्य भी करता है। ऐसे साझेदार को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रिय साझेदार कहते हैं। निष्क्रिय साझेदार वो होते हैं जो पूंजी तो लगाते हैं लेकिन कार्य नहीं करते, कार्य नहीं करते, वो निष्क्रिय होता है। अब जब वर्ष के अंत में इनकम बांटना हो या लाभ बांटना हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निष्क्रिय साझेदार को सिर्फ उसके पूंजी के अनुपात में जो आता है उतना ही उसे क्या मिलता है? लाभ मिलता है या फिर इनकम मिलता है। लेकिन सक्रिय साझेदार जो है वो पूंजी के रेशियो में लाभ या इनकम लेगा, लेकिन वह कार्य के बदले उस कंपनी में, उस बिजनेस में जो भी मंथली मिलता हुआ काम करने वालों को वो पहले इनको मिलेगा, उसके बाद इनको लाभ व इनकम में मिलेगा। यानी सक्रिय साझेदार को
डबल फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। एक तो पूंजी जो लगाया उसके बदले में मिलेगा लाभ, और एक काम करने के बदले में जो वेतन होता है वो भी उनको मिलेगा। तो साझेदार दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय साझेदार और निष्क्रिय साझेदार। सवाल इसमें कैसा पूछा जाता है, पार्टनरशिप का सवाल कैसा होता है? तो जनरली जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो ये मिलेगा कि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति मिलकर अलग अलग धन मिलाकर अलग अलग समय के लिए क्या करते हैं, कोई व्यापार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, और वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है या फिर वर्ष के अंत में इतना इनकम होता है, कुछ भी दिया रहेगा, उस इनकम में, उस लाभ में प्रत्येक व्यक्ति का लाभ क्या होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का लाभ निकालने के लिए जितना भी व्यक्ति दिया रहे और उसका पूंजी कितना है और उसका समय, समय गुना पूंजी फिर अनुपात समय गुना पूंजी। अगर 2 व्यक्ति है तो उनका रेशियो अनुपात निकालेंगे, जिस अनुपात में वह प्राप्त होगा उसी अनुपात में उस साझेदार को लाभ मिलेगा या फिर वर्ष के अंत में होने वाले इनकम मिलेंगे। तो इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। हम आपको कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं कि पार्टनरशिप का सवाल किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए लिखना था, वीडियो पॉज कर फटाफट नोट कर लीजिए। आइए कुछ सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं पार्टनरशिप का किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला सवाल लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपके सामने कह रहा है, जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा होगा। हम आपको अभी क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का सवाल दिया जाए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसका पूंजी कितना समय तक रहा, समय गुना पूंजी करके अनुपात निकालते हैं। तो वर्ष के अंत में कह रहा, सबसे पहले याद रखिएगा लाभ कितना समय के बाद हमको चाहिए, उतना ही समय लेके चलना है। उतना समय में देखना है कि किसका पूंजी कितना समय तक ले रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष समय दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि जयंत ने जो पैसा मिलाया वो 30,000 रुपया था और मधु जो है उसने भी मिलाई कितना, 45,000 रुपया। अब यहां पर एक बात गौर कीजिएगा, वर्ष के अंत में चाहिए तो जयंत ने पहले पैसा मिला दिया था, मतलब जयंत का पैसा कितना दिनों तक रहा उसमें, 12 माह तक। कोई दिक्कत? इसी का अनुपात हमको निकालना है। मधु 2 महीने के बाद शामिल हुई, मतलब मधु का पैसा कितना रहा उसमें, 10 माह तक। 1 साल के अंत में चाहिए तो 2 माह के बाद मधु आई तो मधु का पैसा 10 माह तक रहा। तो समय गुना पूंजी कर दिए हैं। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, ये 10 तिया 30 कैंसिल हो गया, और ये 3 से कट गया, 15 तिया 45, यानी 12 अनुपात 15 बचा। ये फिर कटेगा, 3 से 3 चुका 12 और 3 पचे 15, यानी जो अनुपात है वो किस अनुपात में लाभ मिलेगा, तो जयंत को मिलेगा 4 और मधु को मिलेगा 5। किस में से, तो इन टोटल को जोड़ी, कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर, कुल की अगर बात करें तो 5 4 कितना हो गया, 9। अब जो कुल है इसी को कुल बोलते हैं, और जो अंश है वो हिस्सा है। हमसे पूछा जा रहा है मधु का हिस्सा, क्या पूछा जा रहा है, मधु का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो मधु का रेशियो अनुपात कितना है, 5, और टोटल कितना है, 9 है, यानी मधु का कितना हो जाएगा, 5/9। और टोटल कितना लाभ हुआ था, गुना कर दीजिए, 54,000 रुपया हुआ था। तो 9 छक 54, 6,000 रुपया, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30,000 रुपया। यानी मधु को जो हिस्सा है वर्ष के अंत में वो कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। अगर जयंत का पूछा जाता तो कितना होता, 4 छक 4/9 और 4 छक 24,000 रुपया हो जाता। तो मधु का 30,000 और जयंत का 24,000 रुपया हो गया। यहाँ पर क्या गौर कर रहे हो कि मधु का जो है वो अधिक मिल रहा है जयंत से, क्योंकि इसका पूंजी कितना था, अधिक था। भले कम समय के लिए रखा लेकिन पूंजी अधिक था, तो इनकम भी क्या हुआ, अधिक हुआ। चलिए लिखना तो फटाफट नोट कर लीजिए। कुछ और सवाल हम सॉल्व करके दिखाते हैं अभी। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे। आइए अगला सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल है, देखिए उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात आपको यही गौर करना है कि उसने कितना पूंजी लगाया, कितना लाभ किस अनुपात में बांटना है, तो समय गुना पूंजी करना है। आगे एक सवाल करा कि नीलेश अग्रवाल ने 40,000 रुपया निवेश करके एक वर्कशॉप खोला। उसने हर साल 10,000 रुपया अधिक निवेश किया। 2 वर्षों
बाद उनके भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ शामिल हुए। उसके बाद सुरेश ने कोई अधिक राशि निवेश नहीं की। वर्कशॉप खोलने के 4 वर्ष पश्चात उन्होंने कुल 1,95,000 रुपये कमाए। नीलेश का कुल कमाई में क्या हिस्सा होगा? यहाँ पे नीलेश का हिस्सा पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे बात समझिएगा, 4 वर्ष के बाद काउंट किया जा रहा है, यही बात याद रखिएगा हमेशा कि लाभ जो या फिर इनकम जो बांटा जाएगा वो कितना समय के बाद। अगर ऐसा किया जा रहा है तो नीलेश का कुल निवेश कितना हो जाएगा, ये देखना है पहले। नीलेश का कुल निवेश, तो नीलेश का 4 वर्षों में कुल निवेश कितना होगा? सबसे पहली बात, जब उसने शुरू किया था तो 40,000 रुपये के साथ किया था। कह रहा कि हर साल 10,000 रुपया वो निवेश में क्या करता है, बढ़ा देता है। तो पहला साल उसने कितना दिया, 40,000 रुपया, दूसरा साल 50,000 रुपया, तीसरा साल 60,000 रुपया और चौथा साल 70,000 रुपया दिया। तो कुल निवेश कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 6 कितना हो जाएगा, 15 7 22, यानी 2,20,000 रुपया। यानी कुल निवेश नीलेश का कितना है, 4 वर्षों में कुल निवेश जो है वो 2,20,000 रुपया है। जबकि सुरेश का निवेश कितना है, सुरेश का कुल निवेश, सुरेश का कैसे निकालेंगे हम? तो कह रहा है कि सुरेश जो है 2 वर्ष के बाद आया, यानी 4 वर्ष में जो लेना था उसमें 2 वर्ष के बाद आया। तो सुरेश का पूंजी कितना समय तक रहा, 2 वर्षों तक ही रहा। 2 वर्ष के बाद आया और 4 वर्ष में बांटा गया तो 2 वर्ष तक ही रहा। तो 2 वर्ष तक कितना रहा, उसका पूंजी था कितना, तो 2 गुना हो जाएगा कितना, 85,000 रुपया लेके शामिल हुआ। गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 टी 16 और 1 17, 1,70,000 रुपया क्या है, तो सुरेश का निवेश है। अब दोनों का जो है अनुपात हम निकाल लेते हैं, नीलेश का और सुरेश का। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 2,20,000 ना रुपया और कितना 1,70,000 रुपया। तो ये 4 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, रुपया से रुपया भी कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 22 अनुपात कितना 17। तो कुल कितना हो गया, कुल को अगर देखा जाए तो 7 2 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 39 हो गया। अब इसमें पूछा क्या जा रहा हमसे कि नीलेश का हिस्सा क्या होगा। तो नीलेश का हिस्सा कितना हो जाएगा, नीलेश का हिस्सा की बात करें तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, नीलेश का है 22, तो 22 बटे कितना 39, और टोटल कितना है, कह रहा 1,95,000 रुपया हुआ था। ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बार में, 5 बार में ना, 5,000 रुपया। तो 22 पंचे कितना होता है, 110, यानी 1,10,000 रुपया क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। किसको, नीलेश को। नीलेश की पूंजी था 2,20,000 रुपया। तो 4 वर्ष के अंत में उसको जो इनकम का आमदनी हुआ वो कितना हुआ, 1,10,000 रुपया हुआ। अगर हमसे पूछा जाता कि सुरेश का कितना हुआ, तो सुरेश का 17 है, तो 17 पचे 85,000 होता, नहीं जितना उसने पूंजी लगाया उतना उसको क्या होता, लाभ भी मिलता। तो चलिए सॉल्यूशन लिखना तो लिख लीजिए, कुछ और सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए आप लोग इसे लिख लिए होंगे, आइए कुछ और सवाल लेते हैं। आगे एक सवाल दिया है, देखिए कह रहा है कि आसिफ ने 5,000 रुपये का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान 5,000 नहीं 50,000 रुपया दिया। आसिफ ने 50,000 रुपये का निवेश करके कारोबार आरंभ किया। अफनान 60,000 रुपये के रकम के साथ 6 माह बाद शामिल हो गई। उसके बाद 6 माह बाद 75,000 रुपये के साथ आतिफ शामिल हो गया। कारोबार आरंभ करने के 2 साल बाद 53,000 रुपये का लाभ अर्जित किया गया। अफनान का उसमें हिस्सा क्या होगा। सबसे पहली बात, कितना समय के बाद लाभ बांटा जा रहा है, तो 2 वर्ष के बाद।
2 वर्ष कहने का मतलब कितना हो गया, तो 24 माह के बाद क्या चाहिए सबको, हिस्सा चाहिए, याद रखिएगा। इसमें कितने व्यक्ति हैं, तो 3 व्यक्ति हैं, आसिफ, अफनान, आतिफ। हम लिख लेते हैं पहले, आसिफ, अफनान और एक है आतिफ। कैसे निकालते हैं, तो समय गुना पूंजी, तो 50,000 रुपया। फिर अनुपात, अफनान ने कितना 6 माह बाद शामिल हुआ, मतलब 18 माह तक उसका रहा कितना 60,000 रुपया। और आतिफ जो कह रहा है कि उसके 6 माह बाद 75,000 रुपया, मतलब आतिफ का जो पैसा रहा वो कितना रहा, 12 माह तक रहा। कोई दिक्कत, 24 माह, 18 माह और 12 माह। 3 0, ये 3 0, ये 3 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 से हम कटाते हैं, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। 5 से कटाते हैं, 10 पचे 50, 12 पंचे 60 और 15 पचे 75। और कटने वाला है क्या, और 2 से कट सकता है ना, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 एकम 2। तो यहाँ कितना बचा, 10 दूनी 20, 6 तिया 18 और 15। तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल की अगर बात करें हम तो पूरा सब जोड़ेंगे तो जोड़ के देख सकते हैं कितना होगा, 53 होगा। 8 5 13 के 3, 2 2 4 और 1 5, 53, कुल 53 आया। हमसे पूछा जरा कि अफनान का हिस्सा कितना होगा वर्ष के अंत में, जब 53,000 का होता है। कह रहा है कि वर्ष के अंत 2 साल बाद जो 53,000 रुपये का लाभ होता है, तो उसमें अफनान का हिस्सा कितना होगा। तो अफनान का रेशियो कितना है, अफनान का रेशियो 18 है और टोटल है 53। तो अफनान का हिस्सा क्या हो जाएगा, अफनान का हिस्सा पूछा जा रहा है हमसे, तो इसका हिस्सा हो जाएगा कितना, 18। टोटल कितना है 53, और टोटल जो पैसा वो भी कितना है 53,000 रुपया है। ये तो 53 से कट जाएगा कितना, 1,000 में। तो कितना हो गया, 18 गुना 1,000 करेंगे तो 18,000 रुपया। तो यहाँ पर जो भी सवाल हम बना रहे हैं उसमें आप गौर कर रहे होंगे, समय गुना पूंजी करके सबसे पहली बात जो होता है वो होता है अनुपात ज्ञात करना, कि किस अनुपात में किसको कितना लाभ मिलेगा। टोटल में उतना बटे करना है, अंश बटे हर, अंश का मतलब हिस्सा, हर मतलब कुल में से। तो 18 बटे 53 और टोटल था 53,000, तो 18 बटे 53 गुना 53,000, 1,000 कट 53 से एक बार में कट गया, तो 18,000 रुपया हो गया किसका, अफनान का हिस्सा हो गया। चलिए सॉल्यूशन लिखना तो फटाफट नोट कीजिए, कुछ और हम सवाल लेते हैं अभी। चलिए आप लोग इसे लिख लिए, आइए अगला सवाल लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए। आगे एक सवाल है, कह रहा है कि सुरेश, मुकेश तथा दिनेश 350 रुपये में एक सप्ताह के लिए VCP भाड़ा पर लाए। वे लोग क्रमशः 6 घंटा, 10 घंटा तब 12 घंटा का प्रयोग करते हैं। तो बताओ दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ये बहुत आसान है। 3 व्यक्ति जो है वो 6 घंटा प्लस 10 घंटा प्लस 12 घंटा यूज करते हैं, तो टोटल कितना हो गया 28 घंटे। कौन कौन है इसमें, तो कह रहा है कि राजेश, मुकेश, दिनेश। ये राजेश है, मुकेश है और ये दिनेश है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर वह 350 रुपये देता है तो दिनेश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो दिनेश का भाग कौन है 12, तो 12 दिनेश का हिस्सा कितना होगा, दिनेश का भाड़ा 12, टोटल कितना घंटा 28, यानी 12 बटे कितना 28, और कितना था तो 350 ना, 350 रुपया है। तो 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 7 पचे 35, तो 5 तिया कितना हो गया 15, 150 रुपया। यानी उस VCP का भाड़ा जो है दिनेश को 150 रुपया देना पड़ेगा यदि वह 12 घंटे क्या करता है, उसका प्रयोग करता है। चलिए इसको लिख लीजिए। आई होप आपने पूरी वीडियो देखा होगा।
तो आज से क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज से क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू।